Hello students, welcome to Adda 24/7 School. I'm Rebecca and in this video session I'm going to teach you a chapter which has been taken from the book Footprints Without Feet. The name of the chapter is The Making of a Scientist, written by Robert W. Peterson. So as we have already covered part first of this chapter, those students जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है ये पार्ट वो इस पार्ट को देख सकते हैं, राइट? सो हियर इन दिस वीडियो सेशन वी आर कवरिंग पार्ट 2 ऑफ दिस, बट बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2 लेट अस टेक अ रिकैप ऑफ पार्ट फर्स्ट. अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ये जो राइटर है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, इन्होंने रिचर्ड एब्राइट के बारे में एक बायोग्राफी लिखी, राइट? कि वो कैसे एक साइंटिस्ट बन गए. तो एक साइंटिस्ट बनने के लिए इट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी कि आपके अंदर बचपन से ही क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. हमने देखा कि रिचर्ड एब्राइट जो थे वो बचपन से ही एक बहुत ही क्यूरियस स्टूडेंट थे और वो हर चीज़ को जानने में बहुत इंटरेस्टेड रहते थे. वो कहते हैं कि उनके पास खेलने के लिए टाइम नहीं था, वो क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, वो बेसबॉल नहीं खेल सकते थे क्योंकि उनके पास टीम नहीं थी, लेकिन हाँ वो चीज़ें कलेक्ट कर सकते थे बिकॉज ही वॉज ऑल अलोन. उनके पास कोई भाई नहीं था, बहन नहीं था, तो वो चीज़ों को लेकर के बहुत क्यूरियस थे. तो वो चीज़ों को कलेक्ट करते थे, जैसे कि कॉइन कलेक्शन, स्टोन कलेक्शन और तरह तरह के कलेक्शंस वो करते थे. वो कहते हैं कि उनका जो मेन डेवलपमेंट का रीज़न था, चीज़ों को रिसर्च करने का रीज़न था, वो थी बटरफ्लाई. उनको बटरफ्लाइज में हमेशा से ही इंटरेस्ट था और वही बटरफ्लाई जो थी वो उनका रीज़न बनी कि वो आज इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए और वो बहुत कुछ कर पाए. और उनकी लाइफ में हमने देखा कि इट वाज नॉट इजी. जब उन्होंने पहली बार अपने रीजनल साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया सो ही गॉट फेल्ड. उनको कोई भी प्राइज़ नहीं मिला क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक सिंपल से फ्रॉग टिश्यू को डिस्प्ले किया था, जबकि जो अदर लोग वहाँ पर आए थे उन्होंने काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे. तो उन्हें एक और चीज़ पता चली, इफ़ यू रियली वांटेड टू बिकम अ साइंटिस्ट तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रियल एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे. तो यहाँ से जो रिचर्ड एब्राइट थे उनके मन में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि उन्हें अब ये सब छोड़ देना चाहिए क्योंकि ये नहीं कर पाएंगे. यहाँ से उनके अंदर क्यूरियोसिटी और ज़्यादा डेवलप हो गई और उन्हें लगा कि अब वो बहुत कुछ बेटर कर सकते हैं और उन्होंने ये ठान लिया कि वो अब अगली बार एक रियल एक्सपेरिमेंट करेंगे. सो अब वो रियल एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे या फिर किस तरीके से वो अपने साइंटिस्ट बनने का सफ़र तय करेंगे वो हम लोग इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर एंड माय डियर स्टूडेंट लेट मी टेल यू दैट इन दिस वीडियो सेशन वी आर कवरिंग पार्ट 2 of this chapter and we will learn the whole explanation of the chapter. We will learn all the hard words which will come in between. So let's begin. So when he came to know that कि अब उनके अंदर और ज़्यादा एंथुसियाज्म आ गया है, उन्हें अगले साल नया एक्सपेरिमेंट करना है, तो उन्होंने मेहनत करनी फिर से शुरू कर दी. So he wrote to Dr. Urquhart for ideas and back came a stack of suggestions for experiments. Those kept Ebright busy all through high schools and led to prize projects in county and international science fairs. तो अब आप देख सकते हो कि जो रिचर्ड एब्राइट थे उन्होंने सिर्फ अपने रीजनल साइंस फेयर में ही पार्टिसिपेट नहीं किया बल्कि वो इंटरनेशनल साइंस फेयर्स के लिए भी गए. सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने ठान लिया कि वो अगले साल एक बहुत रियल एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं और उसके लिए उन्होंने स्टार्टिंग से ही मेहनत करना शुरू कर दी. उन्होंने सबसे पहले क्या किया, उन्होंने डॉक्टर उरहार्ट को लिखा कि ही वांटेड टू नो दी आइडियाज़ कि वो किस तरीके से रिसर्च करते हैं, कैसे वो चीज़ों को जानते हैं, क्या क्या वो किया करते हैं, जिसकी मदद से उनको नए नए आइडियाज़ मिलते हैं और वो रिसर्च में इन्वॉल्व हो पाते हैं. तो जब उन्होंने उरहार्ट से नए नए आइडियाज़ मांगे तो उनके पास रिवर्ट आया और रिवर्ट में स्टैक ऑफ सजेशंस थे, मतलब अ नंबर ऑफ सजेशंस, प्लेंटी ऑफ सजेशंस कि वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं. अब एब्राइट ने इसका बेनिफिट उठाया. उन्होंने जो भी रिवर्ट पाया था डॉक्टर उरहार्ट से उन्होंने उस पर रिसर्च करना शुरू कर दी. सो उन्होंने अपने आप को पूरे टाइम बिजी रखा अपने हाई स्कूल में और फिर काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए जिसके लिए उनको बहुत सारे प्राइजेस मिले. सो इससे क्या पता चलता है कि जो रिचर्ड एब्राइट थे उन्होंने कभी भी हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा. वो हमेशा से ही बहुत मेहनती थे और उन्होंने मेहनत की वजह से ही इतने सारे अचीवमेंट्स हासिल किए और उन्होंने अपने फेलियर से भी लर्न किया. एंड ही ऑल्सो गिव्स एन इंस्पिरेशन कि हमें भी अपने फेलियर से लर्न करना चाहिए. हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमारी ज़िंदगी में फेलियर आ गया है सो वी आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग बिकॉज ये नहीं किया तो कुछ नहीं कर सकते. फॉर हिज 8th grade project, Ebright tried to find the cause of a viral disease that kills nearly all monarch caterpillars every few years. Ebright thought the disease might be carried by beetle. Now, this is very beautiful if you listen this. कि जब वो 8th grade में पहुंचे यानी कि जब वो 8वीं क्लास में थे तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट पे वर्क किया. एंड व्हाट वाज दैट, एक्चुअली क्या हो रहा था, जो मोनार्क कैटरपिलर्स थे वो मर रहे थे, उनको एक डिजीज़ हो रही थी, वो एक डिजीज़ से मर रहे थे और ये बहुत तेज़ी से हो रहा था. हर साल काफ़ी सारे मोनार्क बटरफ्लाइज मर जाते थे क्योंकि उनको एक वायरल डिसीज हो जाती थी. सो एब्राइट को ये लगा माइट बी इट इज़ पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ द बीटल इनके पास आते हैं और इसी वजह से इनको ये बीमारी लग रही है और इसी वजह से ये मर जाती हैं. तो
ये थॉट उनके दिमाग में आता। आप देख पा रहे होगे एक साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज होती है दैट ही शुड थिंक, उसके दिमाग में एक थॉट होना चाहिए। एंड व्हेन ही कम अप विद अ न्यू आइडिया, विद अ डिफरेंट आइडिया, ही हैड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट आल्सो। He tried raising caterpillars in the presence of beetles. I didn't get any real result, he said, but I went ahead and showed that I had tried the experiment. This time I won. So यहाँ पर रिचर्ड को अपनी जीत हासिल हुई। उन्होंने क्या कहा कि मैंने जब ये थॉट अपने दिमाग में लाया कि हो सकता है कि एक बीटल की वजह से जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं उनको इफेक्ट हो रहा हो, उनको ये वायरल डिजीज हो रही हो और वो मर रही हो, राइट। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश करी। उन्होंने क्या कोशिश करी, वो कैटरपिलर्स को बीटल्स की प्रेजेंस में लेकर के आते थे और नोटिस करते थे कि क्या यही वजह है, बीटल्स ही हैं जो कि इनको वायरल डिजीज दे रहे हैं। तो वो बताते हैं कि एक्चुअली में मुझे इसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। मुझे ये तो नहीं पता चला कि जो बीटल्स हैं दे आर द एक्चुअली रीजन, दे आर द एक्चुअल रीजंस फॉर द डेथ ऑफ मोनार्क बटरफ्लाइज। लेकिन हाँ, जब इन्होंने इस चीज़ को सबके सामने शो किया, पोर्ट्रे किया, दिस वाज अ रियल एक्सपेरिमेंट, राइट। तो जब उन्होंने लोगों को इस चीज़ को सबके सामने दिखाया कि देखो हम अगर एक बीटल को मोनार्क कैटरपिलर के पास लेकर के जाते हैं तो वो मरता नहीं है, तो उससे हमें क्या पता चला कि बीटल्स की वजह से मोनार्क बटरफ्लाइज या मोनार्क कैटरपिलर्स मर नहीं रहे हैं। तो ये प्रूव करने के लिए दिस वाज अ रियल एक्सपेरिमेंट। अब ये उनके लिए एक रियल एक्सपेरिमेंट था और जब इन्होंने लोगों को ये प्रूव कर दिया कि बीटल्स की वजह से मोनार्क बटरफ्लाइज को वायरल डिजीज नहीं हो रही है, तो ये एक रियल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ और इस बार उनको जीत हासिल हुई थी। इस बार उनको प्राइज भी मिला और ये उनके लिए अगेन एक अचीवमेंट था, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, बिकॉज ये एक रियल एक्सपेरिमेंट था। The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarch. Now, this is very, very beautiful. अगली बार उन्होंने अपने लिए साइंस फेयर का एक और टॉपिक ले लिया। इस बार उन्होंने प्रोजेक्ट क्या डिसाइड किया, उन्होंने कहा कि वो इस थ्योरी को टेस्ट करेंगे कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो मोनार्क्स को कॉपी करती हैं। The theory was that viceroy look like monarchs because monarchs don't taste good to birds. अब जो बर्ड्स होती हैं, जो चिड़िया होती हैं, वो क्या करती हैं, वो वाइसरॉय बटरफ्लाई को खाती हैं, वो मोनार्क बटरफ्लाई को नहीं खाती। और वो मोनार्क बटरफ्लाई को इसलिए नहीं खाती क्योंकि उन्हें मोनार्क बटरफ्लाइज का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो इसी वजह से जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो क्या करती हैं, वो कॉपी करती हैं मोनार्क बटरफ्लाइज को, ताकि जो बर्ड्स हैं वो उस चीज़ को लेकर के कंफ्यूज हो कि अरे ये तो मोनार्क बटरफ्लाई है, हमें इसे नहीं खाना है, राइट। तो इस तरीके से वो अपनी जान को बचा सकती हैं। सो दिस वाज द एक्सपेरिमेंट। अब आप यहाँ पर देख सकते हो ये एक मोनार्क बटरफ्लाई है और ये एक वाइसरॉय बटरफ्लाई है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है आप देख पा रहे होगे। ऑलमोस्ट अगर आप दूर से देखोगे तो आपको दोनों ही सिमिलर लगेंगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप इनका थोड़ा सा टेक्सचर देखोगे तो इस तरह का टेक्सचर इनका होता है और इस तरह का टेक्सचर इनका दिखाई देता है। ये लाइन आपको दिखाई देगी ऐसी, राइट। तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों में ही, दोनों के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो विंग्स के ऊपर जो पैटर्न बना होता है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक ये मोनार्क बटरफ्लाइज की तरह ही दिखती है और इसी वजह से बर्ड्स इन्हें नहीं खाती। तो अब ये इनका एक्सपेरिमेंट था, दिस वाज द एक्सपेरिमेंट कि इन्हें ये प्रूव करना था कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज हैं वो जानबूझ करके मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं और जब वो मोनार्क बटरफ्लाइज को कॉपी करती हैं तो उन्हें बर्ड्स नहीं खाती और वो बच जाती हैं। ये इन्होंने टॉपिक लिया था। Now, viceroys, on the other hand, do taste good to the birds. और उन्होंने ये भी बताया कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मोनार्क बटरफ्लाइज बर्ड्स को खाने में अच्छी नहीं लगती हैं, वहीं वाइसरॉयज बटरफ्लाइज टेस्ट में गुड होती हैं, फिर से चिड़िया उन्हें खा जाती हैं। So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. तो जितना ज़्यादा ये मोनार्क की तरह दिखेंगी उतना कम चांसेस हैं कि कोई भी बर्ड आए और उन्हें आकर के खा जाए। तो ये इनका प्रोजेक्ट था जिसपे इन्हें वर्क करना था। Ebright's project was to see whether in fact birds would eat monarchs. तो एब्राइट का प्रोजेक्ट क्या था, एब्राइट को ये चेक करना था क्या ये बात सच है, इज दिस ट्रू कि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाती भी हैं या नहीं, या फिर वो सच में सिर्फ वाइसरॉय ही को खाती हैं। He found that a starling would not eat ordinary bird's food. It would eat all the monarchs it could get. अब यहाँ पर उन्हें एक चीज़ पता चली, उन्हें पता चला कि एक बर्ड है जिसका नाम है स्टारलिंग। नाउ व्हाट इज स्टारलिंग, मैं आपको बताती हूँ। ये एक यूरोपियन बर्ड है। जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हो ना, तो ये ब्लैक और मल्टीपल कलर्स आप इसमें देख सकते हो। उसके पूरी बॉडी पर डॉट 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 डॉट्स होते हैं। तो इस तरह की कुछ ये बटरफ्लाई दिखती है, इस तरह की एक बर्ड दिखती है जिसपे डॉट्स होते हैं, जिसकी पूरी बॉडी पर डॉट्स होते हैं और ये क्या करती है, मोनार्क बटरफ्लाइज को खाती है।
तो ये एक यूरोपियन बर्ड है और उन्होंने पता किया कि ये जो स्टारलिंग है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती जैसे कि बाकी बर्ड खा लेती हैं। वो क्या करती है, इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट, वो सारे के सारे मोनार्क्स को खा सकती है जितना उसको मिल जाए। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। एब्राइट कहते हैं कि बाद में शायद लोगों ने ये रिसर्च करी और लोगों ने ये शो किया कि जो वाइसरॉयज हैं वो शायद मोनार्क को कॉपी करती हैं, लेकिन उनकी मेन रिसर्च यही थी कि उन्हें ये बताना था कि जो स्टारलिंग है वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती, वो स्पेशली मोनार्क को ही जाकर के खाती है। दिस प्रोजेक्ट वॉज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीजन एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को कहाँ पे रखा गया, जूलॉजी डिवीजन में रखा गया, और उसके बाद तीसरी बार में ये प्रोजेक्ट कहाँ चला गया था, ये रीजनल साइंस फेयर में चला गया था। एंड दैट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज अगेन यहाँ पर ये एक रियल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और दैट वाज दी माइट बी द विक्ट्री ऑफ Richard. In his second year in high school, Richard Ebright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. अब फिर वो कहते हैं कि जब वो हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में थे, मतलब जब उन्होंने 9th के बाद 10th किया, तो उन्हें एक और रिसर्च करनी थी। तो पहली रिसर्च उन्होंने जो रियल एक्सपेरिमेंट किया था वो क्या था कि जो बीटल्स हैं उनकी वजह से बटरफ्लाईज मर नहीं रही हैं, वो कोई वायरल डिजीज उनको नहीं देते हैं। दूसरा उन्होंने क्या फाइंड आउट किया कि जो स्टारलिंग बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाती हैं क्योंकि वो ऑर्डिनरी बर्ड फूड नहीं खाती, जबकि उनका ये वाला जो रिसर्च था वो बाद में रॉन्ग प्रूव हो गया था क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि जो वाइसरॉय बर्ड्स हैं वो मोनार्क को कॉपी करती हैं, इसी वजह से उन्हें बाकी बर्ड्स नहीं खाती क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहती हैं। फिर तीसरा क्या था, जब वो अपने सेकेंड ईयर में आया, मतलब जब वो मेन एक्चुअल हाई स्कूल बोर्ड्स एग्जाम देने वाले थे, तब उन्होंने अपना एक और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया और इस टाइम उन्हें क्या करना था, उन्हें रिसर्च करनी थी अननोन इंसेक्ट हार्मोन के बारे में। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑफ ऑन लाइफ ऑफ सेल। तो अब यहाँ पे उन्होंने एक सेल थ्योरी दी थी कि जो सेल में लाइफ एग्जिस्ट कर रही है वो किस चीज़ की वजह से है, वाई इज इट सो। तो अब ये रिचर्ड एब्राइट के लिए एक बहुत ही बड़ा टास्क था, बहुत ही नया टास्क था और उन्हें एक बहुत बड़ा काम करना था। उन्हें इंसेक्ट हार्मोन का पता लगाना था, उन्हें पता लगाना था कि जो लाइफ है वो किसी सेल में एग्जिस्ट क्यों करती है। सो ही स्टार्टेड हिज वर्क। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। जिस सवाल का वो जवाब ढूंढना चाहते थे वो बहुत ही सिंपल सा था। व्हाट इज द पोस्चर ऑफ द 12 tiny gold spot on a monarch pupa। जो प्यूपा होता है, ठीक है, एक मोनार्क प्यूपा जो होता है, ये तो आप देख रहे हो ना, ये कैटरपिलर है, राइट। इसकी बाद वाली जो स्टेट होती है वो प्यूपा होती है, उसमें हल्के हल्के से विंग्स फॉर्म होना शुरू हो जाते हैं बर्ड के। तो इन्हें क्या पता लगाना था, इन्हें ये पता लगाना था कि वो जो छोटे छोटे से गोल्ड कलर के स्पॉट्स होते हैं किसी मोनार्क प्यूपा पे, उसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट। Everyone assumed the spots were just ornamental, Ebright said। एब्राइट कहते हैं कि हर किसी को ये लगता था कि जैसे हम लोग बहुत सारे गोल्ड और ज्वेलरीज पहन लेते हैं और सुंदर लगने लगते हैं, वैसे ही भगवान ने इन्हें ये ब्यूटी दी है, इस वजह से ये एक तरह का ऑर्नामेंट है जो ये वेयर करते हैं और ये हर किसी के पास होता है, बट अलग अलग तरह का होता है। लेकिन जो डॉक्टर और हार्ट थे उस चीज़ पे भरोसा नहीं करते थे, उनको लगता था कि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। अगर किसी बटरफ्लाई में किसी अलग तरह का टेक्सचर आपको देखने के लिए मिल रहा है, सो इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन। टू फाइंड द आंसर, अब इस चीज का आंसर फाइंड करने के लिए एब्राइट एंड अनदर एक्सेलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाईज फुल डेवलपमेंट। तो अब इस चीज़ का आंसर फाइंड करने के लिए एब्राइट और एब्राइट के साथ एक और बहुत ही अच्छे स्टूडेंट थे साइंस के जो उनके साथ वर्क कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे, उन्हें सबसे पहले एक डिवाइस बनाना था। डिवाइस बना करके वो क्या दिखाना चाहते थे कि ये जो स्पॉट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट, वो क्या कर रहे हैं, वो स्पॉट्स एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जो कि नेसेसरी होता है बटरफ्लाई के लिए, और वो बटरफ्लाई फिर क्या करती है, वो डेवलपमेंट करती है, राइट। तो सबसे पहले इन्हें वर्क करना था एक डिवाइस पे। वो डिवाइस क्या करेगा, वो डिवाइस ये पता लगाएगा, वो ये शो करेगा कि किस तरीके से ये जो स्पॉट है वो क्या कर रहे हैं, वो एक हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। और यही हार्मोन किस चीज़ में
फॉर्मेशन करता है, वो उनके डेवलपमेंट में फॉर्मेशन करता है। कैसे एक प्यूपा बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है, वो उसकी मदद से यहाँ पर ये बताने वाले थे। सो ये इनका अगेन अनदर प्रोजेक्ट था, अगेन एक नया एक्सपेरिमेंट था, रियल एक्सपेरिमेंट था। अब आप इस चीज़ से पता लगा पा रहे होंगे कि जो रिचर्ड एब्राइट थे वो कभी रुके नहीं, उन्होंने एक ही चीज़ को पकड़ लिया और वो उसी पे ही रिसर्च करते चले गए। वन बाय वन वो आगे बढ़ रहे थे और वो चीज़ों को सर्च कर रहे थे। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट्स फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर। अब जो उनका रीजनल फेयर था उसमें इस प्रोजेक्ट के लिए एब्राइट को फर्स्ट प्राइज दिया गया एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और इसके बाद उन्हें बाकी सारे फेयर में भी एंट्री मिलने लगी। उन्होंने इंटरनेशनल साइंस के फेयर में पार्टिसिपेट किया, देन उन्होंने इंजीनियरिंग फेयर में भी पार्टिसिपेट किया क्योंकि उन्होंने डिवाइस फॉर्म कर लिया था, तो दैट वाज मेंट फॉर इंजीनियरिंग। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। अब जब ये इंटरनेशनल साइंस फेयर और इंजीनियरिंग फेयर के लिए गए, तब इन्हें क्या मिला था, जूलॉजी के लिए तीसरा प्राइज मिला था। मतलब फर्स्ट और सेकंड नहीं मिला, लेकिन थर्ड प्राइज ही गॉट दैट। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। नाउ दिस इज WRAIR, राइट। तो यूएस में बेसिकली दिस इज अ रिसर्च अकेडमी जहाँ पर उनको वापस से रिसर्च करने के लिए मिल गया। एंड एंटोमोलॉजी मतलब जब आप इंसेक्ट्स के ऊपर रिसर्च करते हो। तो जब इन्होंने यहाँ पर थर्ड प्राइज हासिल करी तो इन्हें एक चांस मिल गया कि ये अपने समर वेकेशन के दौरान कहाँ जा सकते हैं, ये वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जा सकते हैं, जो कि रिसर्च इंसेक्ट्स के लिए है, और वहाँ पर जाकर के ये रिसर्च अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि जब ये वहाँ जाएंगे तो वो पूरा एक बहुत बड़ी सी जगह है जहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस हैं, जहाँ पे अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन टेक्नोलॉजी की मदद से, उन मशीन्स की मदद से वो और बेटर तरीके से अपनी रिसर्च को कर सकते हैं। सो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्हें इतना बड़ा काम दिया जा रहा था कि उन्हें एक रिसर्च सेंटर भेजा जा रहा था कि जाओ और जाकर के इंसेक्ट के ऊपर रिसर्च करो। दैट वॉज अमेजिंग। As a high school junior, Richard Ebright continued his advanced experiment on the monarch pupa. अब यहाँ पर वो एक 10वीं के छात्र हैं रिचर्ड एब्राइट, और उन्होंने अपने काम को जारी रखा, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को जारी रखा। और वो एक्सपेरिमेंट किसके ऊपर कर रहे थे, मोनार्क प्यूपा के ऊपर ही। वही जो स्पॉट्स हैं उसके ऊपर वो क्यों हैं। That year, his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the Army laboratory during the summer. और इस बार उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उससे उनको फर्स्ट प्राइज मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और उसके बाद उनको मौका मिल गया कि वो आर्मी लेबोरेटरी में जाकर के काम कर सकते हैं, राइट। तो उनको वन बाय वन अचीवमेंट्स मिल रहे थे एंड ही वाज जस्ट गोइंग अहेड। वो एक चीज़ से लर्न कर रहे थे और उसी चीज़ को बैकफुट लेकर के वो क्या करते थे, अपना अगला स्टेप लेते थे। तो वो पूरा सपोर्ट लेकर के चल रहे थे अपनी प्रीवियस नॉलेज का, और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे और उनको लोगों ने मौके भी देना शुरू कर दिए। In his senior year, he went a step further. अब जैसे ही वो 11th स्टैंडर्ड में पहुंचे, उन्होंने एक और अपना कदम आगे बढ़ाया। He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cell would divide and developed into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spot. तो जब वो अपने सीनियर ईयर में थे तो उन्होंने एक कदम अपना आगे बढ़ाया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेल्स की ग्रोथ करवाई फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग, मोनार्क के विंग से। उन्होंने एक ऐसा कल्चर लिया, एक ऐसा एटमॉस्फेयर लिया जहाँ पर उन्होंने इस चीज़ को करवाया एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. तो फिर उन्होंने रिसर्च जो शुरू करी उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसको एक अलग टेम्परेचर, अलग एनवायरनमेंट में रखा, और जब उन्होंने उसको अलग एनवायरनमेंट में रखा तो वो चीज़ डेवलप नहीं हो पा रही थी। तब उससे क्या पता चला कि हाउ मच दिस इज़ नेसेसरी, हाउ मच दिस सेल इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंप्लीट बटरफ्लाई। अगर ये सेल नहीं होगा तो ये बटरफ्लाई कभी भी पूरी डेवलप नहीं हो पाएगी, ये कभी भी एक नॉर्मल बटरफ्लाई नहीं बन पाएगी, राइट। तो उन्होंने सेम टेम्परेचर में सब कुछ सेम करके कोशिश करी कि वो उसको डेवलप करें, लेकिन वो डेवलप नहीं हो पाया। तब उन्होंने इस चीज़ का फैक्ट दिया। नाउ दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट place for zoology at the international fair. He spent the summer after graduation doing further work at the army laboratory and at the laboratory of US Department of Agriculture. तो इस तरीके से इनको यहाँ पर अपना फर्स्ट प्राइज मिल गया था। उसके बाद फिर जब ये थोड़े और बड़े हुए
तो उन्होंने अपना जो समर वाला टाइम था, ग्रेजुएशन के बाद जो समर वेकेशंस वाला टाइम था, इन्होंने कहाँ पे पूरा स्पेंड किया, आर्मी लेबोरेटरी में। और उसके बाद इन्हें एक और जगह काम करने के लिए मिला, दैट वाज यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इन्हें दो जगह पे काम करने के लिए मिल गया था, दो जगह पे रिसर्च करने के लिए मिल गया था। अब आप ये देख पा रहे होगे ना रिचर्ड एब्राइट को, कि ऐसा नहीं था कि उनको हमेशा से ही उनके ऊपर सबका हाथ रखा हुआ था एंड एवरीबॉडी वांट्स कि रिचर्ड आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। उन्होंने अपने आप को प्रूव किया एंड दैट्स वाई स्टेप बाय स्टेप वो अपने आप को ग्रो कर पा रहे थे और आगे बढ़ा पा रहे थे। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर, नाउ व्हाट इज फ्रेशमैन ईयर? ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वो पहुंच चुके थे और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो अपना पहला साल कंटिन्यू कर रहे थे। एब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। तो अब वो रुके नहीं, उन्होंने ओवर्स द वर्क करना शुरू कर दिया। और वो किस चीज़ पर वर्क कर रहे थे? इसी हार्मोन पे वर्क कर रहे थे, गोल्ड स्पॉट के हार्मोन पे, कि क्यों उन बटरफ्लाई के अंदर ये गोल्ड स्पॉट होते हैं, उसके अंदर ऐसा कौन सा हार्मोन होता है, वो किस किस चीज़ों में मदद करता है। और वो ये काम कहाँ कर रहे थे? लेबोरेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर विच इज़ इन यूएस। Using the laboratory's sophisticated instruments, he was able to identify the hormone's chemical structure. अब क्योंकि वहाँ पर बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वेल डेवलप इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा पाए, बहुत ज़्यादा मेहनत कर पाए और बहुत अच्छे रिजल्ट्स के साथ मेहनत कर पाए। वहाँ पर उन्हें पता चला कि ये जो हार्मोन्स का केमिकल स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। तो इतने सारे इक्विपमेंट्स, इतने सारे जो वहाँ पर इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसकी मदद से उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी और उनकी जो थ्योरीज थी वो और ज़्यादा डेवलप हो रही थी और वो धीरे धीरे स्टेप्स आगे अपने बढ़ा पा रहे थे और वो कुछ नया सीख पा रहे थे। अ ईयर एंड हाफ लेटर, लगभग मतलब उनका जो फ्रेशमैन ईयर था, यानी कि उनका ग्रेजुएशन के 1.5 ईयर बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। अब इनको अपना एक नया आइडिया मिल गया था कि अब इन्हें किस चीज़ पर रिसर्च करनी है। तो दैट वाज द आइडिया ऑफ द सेल थ्योरी, मतलब किस वजह से एक सेल में जीवन होता है उसके बारे में हमें रिसर्च करना है, कि कैसे। अब आप देख पा रहे हो ना, एक छोटा सा प्यूपा, राइट, उसमें जो बटरफ्लाइज में उनको गोल्डन स्पॉट्स दिखाई दे रहे थे, उनको लगा कि अगर ये गोल्डन स्पॉट्स नहीं होंगे तो शायद ये बटरफ्लाई ग्रो नहीं कर पाएगी। ये गोल्डन स्पॉट्स इस बटरफ्लाई को ग्रो करने में मदद करते हैं, राइट। तो इससे उन्हें क्या पता चला कि देयर इज अ सेल जो कि ये गोल्डन स्पॉट फॉर्म करता है और इसी से ही इनकी लाइफ की ग्रोथ होती है, ये बड़ी होती हैं। फिर इनको पता चला अच्छा, सेल इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द लाइफ ऑफ एनीथिंग। तब इनको यहाँ पे अपनी सेल थ्योरी ऑफ लाइफ पता चली। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और ये तब हुआ जब वो, जैसे हम लोग का एक्सरे होता है ना, हम लोग हमारे बॉडी के पार्ट्स को देखते हैं कि कौन सी हड्डी कहीं से टूटी तो नहीं है। सो इसी तरीके से बटरफ्लाई के भी स्ट्रक्चर को वो एक एक्सरे रिपोर्ट से जज कर रहे थे और वहाँ पर उन्हें क्या मिला? केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन्स का, कि इस तरीके से जो बटरफ्लाई होती है उसका पूरा हार्मोनल स्ट्रक्चर होता है। हम लोग बटरफ्लाई को छूते में कहाँ पता चलता है? कोई हड्डी पता चलती है? नहीं, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होती है वो, बट इट इज देयर। When he saw those photos, Ebright didn't shout, "Eureka!" Now, what is Eureka? Eureka is the sound of achievement, right? जब भी जैसे साइंटिस्ट जनरली ऐसा करते हैं कि जब वो बहुत बड़ी कोई विक्ट्री हासिल करते हैं तो फॉर ट्रायम्फ, फॉर देयर विक्ट्री, जीत के लिए वो चिल्लाते हैं यूरेका। तो जब एल्बर्ट ने उन फोटोज़ को देखा, वो एक्सरेज को देखा, तो उन्होंने शाउट नहीं किया, वो ज़ोर से चिल्लाया नहीं, ओ मेरी जीत हो गई, मैं जीत गया। इवन आई हैव गॉट इट, जबकि उन्हें पता था कि उन्हें वो चीज़ पता चल गई है। बट ही बिलीव दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंसेक्ट्स हार्मोन, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ द बायोलॉजीज पजल। अब उन्हें यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ पता चल गई थी, वो एकदम, अब आप समझ रहे हो ना, यही इसीलिए हमें बोला जाता है कि हमें हमारी विक्ट्री पर ओवर एक्साइटेड नहीं हो जाना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि उसी विक्ट्री से जो एक्चुअली में हमारी जीत थी उससे कोई और फ़ायदा उठा करके कुछ नया निकाले, राइट। उन्होंने थोड़ा सा पेशेंस रखा और उन्हें पता चला कि यहाँ से एक और बायोलॉजी की सबसे बड़ी पजल सॉल्व हो रही है और उसका भी मुझे आंसर मिल गया है। और वो आंसर क्या था? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। कैसे जो सेल है वो रीड करता है ब्लूप्रिंट को अपने डीएनए की। डीएनए इज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइट। तो आपको पता होगा जो सेल होता है, सेल के अंदर डीएनए होता है और डीएनए की वजह से ही हमारे अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो फीचर्स होते हैं, वो सारे इसी वजह से फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली ब्लूप्रिंट क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है,
कोई भी ढांचा आप बोल सकते हो, किसी बिल्डिंग को बनाने से पहले जो उसका ढांचा तैयार किया जाता है, या फिर किसी भी चीज़ को फॉर्म करने से पहले जो उसका मैकेनिकल स्ट्रक्चर बनाया जाता है, दैट इज़ नोन एज द ब्लूप्रिंट। तो हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं उनका भी एक ब्लूप्रिंट है, दैट इज़ डीएनए, राइट। तो एक ढांचा तैयार कर लिया था उन्होंने, सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए। तो जो सेल हैं वो क्या कर सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं अपने डीएनए का ब्लूप्रिंट, अपने डीएनए का ढांचा। तभी आपको पता होगा हमारे ये जो फीचर्स हैं वो कभी कभी मम्मी से मिलते हैं, पापा से मिलते हैं, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द डीएनए। ठीक है, कि हमारे अंदर कौन सा डीएनए है, उसी की वजह से हमारे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो फॉर्म होते हैं। So DNA is the substance in the nucleus of a cell that controls heredity. अब आप देख पा रहे हो ना, ये सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर ही आपको क्या मिलता है, डीएनए मिलता है। ये देख रहे हो, ये न्यूक्लियस के अंदर ये डीएनए है, ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर का है और यही हमें बताता है कि हम लोगों ने हमारे मम्मी पापा से क्या इनहेरिट किया है, मतलब हमने हमारे मम्मी पापा का कौन सा फीचर लिया है या हमारे फैमिली का कौन सा फीचर लिया है। इट डिटरमाइंस फ्रॉम द It determines the form and functional of the cell. Thus, DNA is the blueprint for life. ये क्या डिटरमाइन करवाता है, ये डिटरमाइन करवाता है द फॉर्म एंड द फंक्शन ऑफ अ सेल, कि कैसे एक सेल फंक्शन करेगा या कैसे एक सेल फॉर्म होगा। मतलब डीएनए ही ये डिसाइड करता है कि कैसे एक चीज़ का डेवलपमेंट होगा, हमारी आँख कैसे दिखेगी, हमारी नाक कैसे दिखेगी और हमारा फेस कैसा दिखेगा। सो इट जस्ट डिपेंड्स, एवरीथिंग इज जस्ट डिपेंड्स ऑन दी डीएनए, बिकॉज इट टेल्स अस कि कैसे सेल का फॉर्मेशन होना है और कैसे सेल फंक्शन करने वाला है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर दी लाइफ। और इसीलिए हमको पता चला कि जो डीएनए है वो क्या है, वो एक ढांचा है, एक स्ट्रक्चर है किसी भी जिंदगी का, और अगर डीएनए नहीं होगा तो किसी भी जिंदगी का कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो सकता। Ebright and his college roommate James R. Wrong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Together, they later wrote the paper that explained the theory. Now, if you see here, you will come to know that this was amazing. ऐसा नहीं था कि रिचर्ड एब्राइट इस काम में अकेले थे, उन्होंने अपने एक दोस्त के साथ ये काम किया था, वो उनका रूममेट था। तो इन लोगों ने रात भर जाग करके ये काम किया। उनका नाम था जेम्स आर रॉन्ग। तो उनके साथ मिलकर के ही इन्होंने काम किया। इन्होंने क्या किया, कंस्ट्रक्ट किए प्लास्टिक मॉडल्स, इन्होंने खूब सारी पिक्चर्स ली, उसके बाद प्लास्टिक मॉडल्स बनाए मॉलिक्यूल्स के, ताकि वो लोग ये शो कर सकें कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। और फिर साथ में इन लोगों ने लिखा पेपर पर, जिसे आपने थ्योरी बोला, राइट। तो वो क्या कर रहा था, वो इस थ्योरी को एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे कैसे डीएनए बताता है कि लाइफ कैसे होगी, सेल की लाइफ कहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है, दैट इज एग्जिस्टिंग इन द ब्लूप्रिंट ऑफ द डीएनए। सरप्राइजिंग, नो वन न्यू हिम। Richard Ebright graduated from Harvard with the highest honors, second in class of 1510. Ebright went on to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There he began doing experiment to test his theory. Now this is very beautiful. हैरानी की बात उन लोगों के लिए थी जो उन्हें नहीं जानते थे, लेकिन उन लोगों के लिए बिल्कुल भी हैरानी की बात नहीं थी जो रिचर्ड को हमेशा से जानते थे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग थे जो रिचर्ड को जानते थे कि वो हमेशा से एक ब्राइट स्टूडेंट रहे हैं। तो उन्हें बहुत अच्छे मार्क्स मिले अपने ग्रेजुएशन में, 1510, मतलब 1510 स्टूडेंट्स में से वो सेकेंड आए थे, एंड दैट वाज अ बिग अचीवमेंट। जो एब्राइट थे उन्होंने क्या किया था, अपना ग्रेजुएशन कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था एक रिसर्चर के तौर पर हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में, और यहीं पे ही उन्होंने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू कर दिए थे अपनी थ्योरी के लिए, अपनी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए। सो ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि एक बार अगर एक साइंटिस्ट कोई थ्योरी दे देता है सो दैट इज़ द एंड, वो बाद में भी उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करता रहता है कि कहाँ पर ये थ्योरी फेल हो सकती है, यहाँ कहाँ पर ये चीज़ एंड शो कर सकती है, बिकॉज हर चीज का डिक्लाइनेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। If the theory proves correct, it will be a big step towards understanding the process of life. वो कहते हैं कि अगर ये थ्योरी बिल्कुल सच्ची वाली निकली, बिल्कुल पक्की वाली निकली, तो ये जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ी समझ होगी। मतलब हम लोग समझ पाएंगे कि किसी भी सेल में लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। It might also lead to new ideas for preventing some
टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीजेस। वो कहते हैं कि शायद ऐसा भी हो सकता था कि अगर लोगों ने ये पढ़ लिया तो हम कैंसर जैसी बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं, एंड कर सकते हैं। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। और ये सब कुछ सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि जो एब्राइट थे वो बहुत ही क्यूरियस थे। वो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी उनके अंदर ना होती तो शायद वो उस चीज़ को डेवलप ना कर पाते। और एब्राइट जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अपनी क्यूरियोसिटी को हर बार सामने रखा है लोगों के, और उससे बड़े बड़े अचीवमेंट्स हासिल हुए हैं। His high school research into the purpose of sports on a monarch pupa eventually led him to his theory of सेल लाइफ। तो यहाँ पर बताया जाता है कि हाई स्कूल में जो उन्होंने अपनी रिसर्च स्टार्ट करी थी ऑन मोनार्क प्यूपा, फाइनली वो उनको कहाँ ले आई थी, वो उनको थ्योरी ऑफ सेल लाइफ पे ले आई थी। दैट वाज अमेजिंग। तो उन्होंने एक छोटी सी बटरफ्लाई, आम इंसान बटरफ्लाई को देखते हैं तो उनकी सुंदरता को सिर्फ निहारते रहते हैं, बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उसी पे रिसर्च करते हैं, वो रीजंस निकालना शुरू कर देते हैं कि ये इतनी सुंदर कैसे दिखती हैं, इनमें इस तरह के फीचर्स कैसे होते हैं। अब वो बटरफ्लाई की थ्योरी उन्हें यहाँ तक पहुँचा चुकी थी कि अब वो सेल थ्योरी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे एक सेल में लाइफ हो सकती है। ही वाज गेटिंग दैट। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगिन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। अब हमें यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि जो रिचर्ड हैं उनको हमेशा से ही साइंस में इंटरेस्ट था, और उस समय से उनको साइंस में इंटरेस्ट था जब से उन्होंने बटरफ्लाइज को कलेक्ट करना शुरू किया था, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़न्ट टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें बाकी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर। वो एक बहुत ही अच्छे डिबेटर थे, डिबेट बहुत अच्छी करते थे, और एक पब्लिक स्पीकर भी बहुत अच्छे थे जो लोगों को मोटिवेट करता। एंड अ गुड कैनोइस्ट। कैनोइस्ट इज़ अ टाइप ऑफ बोटिंग ओनली, ठीक है, जो पतली सी नोक वाली बोट होती है उसको चलाया जाता है, दैट इज़ नोन एज कैनोइंग। वो कैनोइंग भी बहुत अच्छे करते थे, और वो एक आउटडोर पर्सन भी अच्छे थे, मतलब क्रिकेट, बेसबॉल, ये सारी चीज़ें भी वो एक अच्छा खेलते थे। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट। वो एक अच्छे फोटोग्राफर भी थे बिकॉज उन्हें बहुत अच्छा लगता था ये, तो नेचर की जो फ़ोटोज़ होती थी या कोई भी नेचुरल चीज़ की जो फ़ोटो होती थी वो बहुत ही अच्छी लेते थे, ये उनका शौक था। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट। अपने हाई स्कूल में तो वो लिटरली ए ग्रेड ही लाते थे, बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी। उनके लिए बहुत आसान था, चीज़ें लर्न करना बहुत आसान होता था उनके लिए, बहुत आसानी से चीज़ों को लर्न कर लेते थे। ही टर्न अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब्स। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी एनर्जी इस चीज़ पर खर्च करी थी, डिबेट करने पर और जो यूनाइटेड नेशंस के मॉडल क्लब थे उनके ऊपर। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर। अब इसी के साथ उन्हें एक और पर्सन मिल गया था जिसको वो बहुत ज़्यादा एडमायर करते थे, दैट वॉज रिचर्ड ए वेयरर, हिज सोशल स्टडी टीचर। तो SST के इनके एक टीचर थे जिनको ये बहुत ऑब्जर्व करते थे, बहुत नोटिस करते थे, और वो बहुत ज़्यादा पसंद भी करते थे उनको। एन एडवाइज़र टू बोथ क्लब, ही वॉज एन एडवाइज़र to the club also. Mr. Wearer was the perfect person for me then. वो कहते हैं कि उसके बाद से मेरे लिए जो मिस्टर वॉरियर थे वो मेरे लिए सबसे परफेक्ट पर्सन थे, क्योंकि मैं उन्हें देखता था, उन्हें एडमायर करता था, और मैं उनसे काफ़ी सारी चीज़ें सीख भी रहा था। He opened my mind to new ideas. उनकी वजह से मैं नए आइडियाज़ की तरफ टिल्ट हो पाया, एब्राइट सेड। और ये कहना किसका है? एब्राइट का। Richard would always give that extra effort, Mr. Warrer said. तो मिस्टर वॉरियर जो भी कहते थे वो उसकी तरफ कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे ताकि वो कुछ बेटर कर सकें। What pleased me was this person who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with butterflies and his other interests. वो कहते हैं कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पर एक ऐसा इंसान था जो कि 3 से 4 घंटे रात में डिबेट की रिसर्च के लिए लगाता था, जबकि वो ऑलरेडी बहुत सारी रिसर्च कर रहा था बटरफ्लाइज पे और उसके जो बाकी इंटरेस्ट थे उस पर। यानी कि स्टूडेंट्स, व्हाट वी लर्न फ्रॉम रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ, कि अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो ना, और आप ये सोचते हो कि आपको टाइम नहीं मिलता, सो वी डोंट हैव टाइम फॉर एनीथिंग, वी विल हैव टू टेक इट आउट। हमें समय निकालना पड़ेगा, चाहे वो हम अपनी नींद से ख़त्म करके निकालें या हम किसी से बात करके ख़त्म करके निकालें, हमें अपने लिए समय निकालना पड़ेगा। एंड व्हेन वी टेक आउट टाइम, वी विल बी समथिंग जो कि बहुत बड़ा होने वाला है, राइट? रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, हमेशा से ही उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्पिरिट्स थी। मिस्टर वॉरियर कंटिन्यूड बट नॉट इन अ बैड सेंस। He explained Richard wasn't interested in winning for winning's sake or winnings to get a prize. Rather, he was winning because he wanted to do the best job he could. For the right reason, he wants to be the best. Now, यहाँ पे जो मिस्टर वॉरियर थे उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया।
एंड दैट वॉज क्वाइट अमेजिंग, राइट। वो स्टेटमेंट क्या था? वो स्टेटमेंट ये था कि रिचर्ड को वो कहते हैं कि वो बहुत ही कॉम्पिटिटिव थे, उन्हें कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता था, बट दिस वाज नॉट बैड। ये वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि वो उनके बारे में कुछ बुरा बोलना चाहते हैं, बल्कि वो ये बोलना चाहते थे कि वो हमेशा से ही जीतना चाहता था। इसलिए नहीं क्योंकि उसे कॉम्पिटिशन जीतना है या उसे कोई प्राइज जीतना है, उसे जीतना इसलिए था क्योंकि वो अपने आप से जीतना चाहता था। वो हर बार कुछ और बेटर करने की कोशिश करता था। यानी कि अगर हम लोग किसी और के कॉम्पिटिटर बनते हैं ना, तो हमारी ग्रोथ एक स्टेक पे आ सकती है, एक जगह पे आकर रुक जाएगी। बट अगर हम अपने ही कॉम्पिटिटर बन जाए ना, तो वी विल गो अ स्टेप अहेड, हम एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये आज मैंने ये वाला पार्ट अचीव किया, तो अब मैं विनर बन गया, अब मुझे इससे आगे निकलना है, राइट। सो वो अपने ही कॉम्पिटिटर थे, उन्हें अपना बेस्ट बनना था, इसी वजह से वो चीज़ों को करते थे। उनके अंदर कंपटीशन वाली स्पिरिट थी और इसी वजह से वो इतना कुछ अपनी लाइफ में कर पाए। सो दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ हिज एसएसटी टीचर, राइट। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? यहाँ से हमें रिचर्ड एब्राइट के बारे में एक और बात पता चली कि उन्होंने हमेशा अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आगे बढ़ने के लिए सोचा और हर बार कुछ बेहतर करने के लिए सोचा, और वो अपने ही बेस्ट बनना चाहते थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। और यही चीज़ होती है जो एक साइंटिस्ट के लिए ज़रूरी होती है। डू समथिंग मोर देन दैट, कभी रुको मत। अगर आपने एक थ्योरी दे दी तो दैट इज नॉट द एंड, यू शुड गो अहेड फॉर दैट। Start with a first-rate mind and curiosity and mix in the will to win for the right reason. Ebright has these qualities from the time the book The Travels of Monarch 10. He opened the world of science to him. Richard Ebright has never lost his scientific curiosity. Now this is very beautiful कि अगर आपको एक साइंटिस्ट बनना है तो आपके अंदर ये इंग्रेडिएंट होने चाहिए कि आप हमेशा कुछ नया सीखने के लिए रेडी रहो। और ये रिचर्ड एब्राइट के साथ भी हुआ। इनका जो फर्स्ट रेट माइंड था वो था बटरफ्लाइज, और उन्होंने ही जो बटरफ्लाइज थी उन्होंने ही क्या किया था रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में क्यूरियोसिटी, एक जागरूकता या जिज्ञासु बना दिया था उनको। और फिर उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने मिक्स किया। तो उनके दिमाग में जो थॉट्स थे, जो आइडियाज़ थे, उन्होंने उन सबको मिक्स एंड मर्ज किया ताकि वो जीत सकें, और एक सही रीज़न के लिए। एब्राइट के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी जो उन्हें एक साइंटिस्ट बना सकती थी, और वो साइंटिस्ट बन गए। और फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10 ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम, और जब उनके पास एक बुक आ गई थी जिसका नाम था द ट्रेवल ऑफ मोनार्क 10, जो कि उनकी मदर ने उनको ला के दी थी, उससे उनका वर्ल्ड ऑफ साइंस का जो नज़रिया था वो ओपन हो गया था। अब वो एक साइंस की दुनिया में जा रहे थे और वो चीज़ों को लर्न कर रहे थे। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। रिचर्ड एब्राइट अपनी लास्ट मोमेंट तक अपनी जो साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी उसको उन्होंने कभी ख़त्म नहीं किया। हर बार उनके पास एक नया टास्क होता था। आपने देखा ना, पहले फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, हर बार उनके पास एक नया टास्क होता था करने के लिए। सो देयर वाज नो एंडिंग ऑफ योर थॉट्स। आपके दिमाग में हमेशा एक नया थॉट होगा जिसके ऊपर आपको वर्क करना है और आपको ज़िंदगी में कुछ आगे बेटर करना है। तो ये चीज़ अगर आपके मन में है, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है, तो आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ोगे। आपकी ज़िंदगी में कभी दी एंड वाली सिचुएशन नहीं आएगी। बट या स्टूडेंट्स, विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन। आई होप ये आप लोगों ने इस चैप्टर को अच्छे से लर्न किया होगा, चैप्टर को अच्छे से समझा होगा, और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन भी ली होगी। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इफ़ यू पीपल आर रियली लाइकिंग आवर वीडियोज़ एंड you wanted to go it with a note, so just do not forget to subscribe our channel, and if you are really liking it, do not forget to like it and share it also. Thank you, thanks a lot, bye bye, take care, may God bless you all.